एक स्टोर था जिसका नाम था कैंग्स मकाकू। वहां लगे बैनर पर लिखा था कि एस ग्रुप के नए एम्प्लॉय की फर्स्ट रैंक आई है और वो कोई और नहीं बल्कि कैंग मकाकू की सबसे बड़ी बेटी थी। ये खबर फैलते ही कई औरतें आपस में बातें करने लगी। वहीं एक ब्राउन हेयर्ड लड़की अपने बैंग्स के साथ बिजनेस कपड़े ट्राई कर रही थी। उसके बगल में खड़ी एक और औरत और दो लड़के उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये कपड़े हर एक पैसे के लायक हैं। लड़कों ने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा कि वो इन कपड़ों में बहुत अच्छी और परिपक्व लग रही है, लेकिन वो लड़की मन ही मन बस कपड़ों की कीमत के हिसाब किताब में उलझी हुई थी। उसने सोचा, साल में 52 हफ्ते 5 वर्किंग डेज यानी 260 बार पहन सकती हूँ। अगर हर 3 दिन छोड़कर पहनूं तो भी 87 बार। अगर 3 साल तक ऐसे पहनूं तो ये कपड़े रोजाना सिर्फ $1 पड़ेंगे। ये तो लंबे समय की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा खर्चा है। उसने अपने हाथ हिलाकर कपड़े टेस्ट किए और सोचा कि शायद अगले 3 महीनों तक यही एक ड्रेस मुझे पहननी होगी। ये सोचकर उसने एक ठंडी सांस ली और मिंगैंग से पूछा कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि वर्क हमेशा स्कूल से अलग होता है। वहाँ मैंडेटरी ओवरटाइम, इरैशनल बॉसेस और सख्त कंपनी पॉलिसीज होती हैं। कई बार चीजें बिना किसी कारण भी हो जाती हैं। इसलिए उस औरत ने उसे 3 बातें याद रखने को कहा। पहली, जो भी तुम्हारे सुपीरियर्स कहें वही करो, बिना बहस और बिना शिकायत। दूसरी, हमेशा वही बातें कहो जो लोग सुनना चाहते हैं, चाहे तुम्हें अंदर से कुछ और लगता हो। तीसरी, चाहे कुछ भी हो जाए बस स्माइल करते रहो। उस बात को हुए अब 10 साल बीत चुके थे और नैंग बिल्कुल वही कर रही थी जो उसकी माँ ने कहा था। अपने सुपीरियर्स की आज्ञा मानना, सही बातें कहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। अपनी जबरदस्त बिजनेस एक्यूमेन की वजह से उसने सबको पीछे छोड़ दिया। वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग वर्कशॉप में फर्स्ट आई, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में नंबर 1। हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। कंपनी के स्पोर्ट्स डे में सबसे बेस्ट एथलीट, कंपनी ट्रिविया में भी फर्स्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी नंबर 1। वो हर चीज में टॉप करती रही और प्रमोशंस पाते पाते कंपनी की सबसे कम उम्र की सीनियर मैनेजर बन गई, या कम से कम उसे ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ठीक एक दिन पहले उसे पता चला कि अब उसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया जाएगा, क्योंकि जल्द ही ऑफिशियल डेजिग्नेशन आने वाली है। इसका मतलब था कि अब वो टीके कॉरपोरेशन के सीईओ एओन ओक्तार की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एडवाइजर होगी। हालांकि वो पहले से सीनियर मैनेजर थी, लेकिन अचानक उसे सेक्रेटरी जैसी जॉब पर डीमोट कर दिया गया। 10 साल तक इतनी मेहनत करने के बाद अचानक ये झटका उसे बहुत भारी पड़ा। इस वजह से मिंगैंग के मन में सवाल उठा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। उसने अपने बॉस से सीधे पूछने का फैसला किया कि आखिर हुआ क्या है। वो मना कर रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। असल में बात उल्टी थी। वो हर काम में ब्रिलियंट थी, फिर भी उसे मालूम था कि ये मूव उसकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड था। उसके लिए भी ये दुख की बात थी, क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड लड़की को खोना नहीं चाहता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, पूरी कंपनी में सिर्फ तुम ही हो जो इन फेमस सीईओ आईओपी तार को हैंडल कर सकती हो। और ऊपर से सीईओ तार ने साफ कह दिया था कि वो देखेगी कि सॉन्ग बी को एक सूटेबल ऑफर दिया जाए। साइप्रस पाइन्स ने हरी दीवार जैसा घेरा बना रखा था और उनके बीच से आती धूप भी जैसे चुभ रही थी। ये जगह साउथ कोरियन बिजनेस का हिस्टोरिकल सिंबल मानी जाती थी। यही था टीके ग्रुप का घर और उसी के सीईओ शॉन। एसबीई जाने का मतलब था कि अब उसका फ्यूचर टीके ग्रुप के सीईओ के हाथों में तय होना था। ये सब या तो सब कुछ था या फिर कुछ भी नहीं। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ा मौका हो सकता था या फिर सबसे बड़ी क्राइसिस। इसलिए सीईओ तार ने बैग्स पैक कर लिए, दिखने में तो जैसे वेकेशन पर जा रहे हों। उसके बगल में एक यंग मैन सूट में खड़ा था, मैनेजर जैन किम। उसने आगे बढ़कर पूछा, फ्लाइट कैसी रही सर? वो बैग्स उसे थमाते हुए बोला, ठीक थी। किम मुस्कुराया और बोला, बिजनेस ट्रिप तो काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा। लेकिन सच कहें तो स्ट्रेसफुल सही शब्द नहीं था, क्योंकि आईओपी के लिए ये बिजनेस ट्रिप बस एक एक्सक्यूज था। सालों से उसने वेकेशन नहीं ली थी, काम में इतना डूबा हुआ था। ये उसका मौका था थोड़ा रिलैक्स करने का। 34 साल पहले उसने अपनी पूरी जिंदगी टीके को दे दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन एस वापस जे को मिल जाए। लेकिन अचानक जुप आ गया और कंपनी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। उस गुस्से के बावजूद उसने जुप को सब कुछ संभालने दिया और खुद बिना बताए एक बिजनेस ट्रिप पर निकल पड़ा। वो देखना चाहता था कि कंपनी उसके बिना कैसे चलेगी। प्लेन से उतरकर वो कार में बैठा और च्योंगडाम अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। ड्राइव करते हुए किम ने बताया कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें सीधे स्ट्रैटेजी ऑफिस ले जाना है। ये सुनकर आईओपी थोड़ा चौंक गया, थका हुआ था, इसलिए उसने कहा, सीधे घर चलते हैं। तभी उसका फोन बजा।
चिढ़ते हुए सोन ने सोचा, अब कौन कॉल कर लाए। जैसे ही देखा वो जुब का कॉल था, उसने बिना सोचे समझे तुरंत कट कर दिया। उसे बस आराम चाहिए था। लेकिन ट्रैफिक ने भी चैन नहीं लेने दिया। हॉर्न की आवाजों से इरिटेशन और बढ़ गई। आईओपी बड़बड़ाया, ये सब फिर जुनब की गलती ही होगी। और तभी फिर से कॉल आने लगा। किम ने कहा, शायद सही कह रहे हैं सर। आईओपी ने कहा, काट दो या उठा लो, जो करना है करो। किम ने दिखाया, सर ये तो सेक्रेटरी मिंग यांग कांग का कॉल है। आईओपी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या ये वही है जो मेरे साथ कंपनी में आई थी? किम ने हिसार हिलाया, जी सर, वही मैनेजर हैं। आईओपी ने सोचा, हमेशा से मुझे पता था कि वो थोड़ी अजीब हैं, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीधे कॉल क्यों कर रही हैं? किम बोला, शायद आपको ये कॉल लेना पड़ेगा। आईओपी ने इरिटेशन में कहा, क्यों? पर ठीक है, और कॉल उठा लिया। उधर से कांग मुस्कुराई और बोली, हेलो सर, अब से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहूंगी। ये सुनकर आईओपी भौचक्का रह गया। इतनी टैलेंटेड मैनेजर मेरी सेक्रेटरी क्यों बनेगी? क्या ये सब जूनों की ही चाल है? कांग हल्के नर्वस लाफ के साथ बोली, आपको इसका जवाब मिल जाएगा सर। वो बोली कि डिटेल्स बाद में वो उसे बता देगी और चाहो तो फोन भी सीधे उसे दे सकती है। आईओपी ने सोचा, क्या जूब पागल हो गया? उसने गुस्से में कहा, तो मेरी सेक्रेटरी नहीं हो तो ऐसे मजाक बंद करो। किसी थके हारी इंसान पर ऐसे बॉम्ब गिराना ठीक नहीं था, जो अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हो। उसने साफ कह दिया कि वो अब रेस्ट करने वाला है और उसे यही इन्फॉर्म कर दे। फिर आईओपी ने बिना सोचे फोन काट दिया। कॉल कटते ही कैंग ने मुस्कुराते हुए जूब को बताया, उन्होंने कॉल काट दिया। जूब भी हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, शेड्यूल वैसे ही चलाओ। इस बीच एओटी ने बिस्तर पर लेटकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन फिर वाइब्रेट होने लगा। वो थककर उठ बैठा और कॉल उठाया। अब क्या हुआ? उधर से किम ने कहा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूं। और उसने ये भी बताया कि सीनियर मैनेजर कैंग भी उसके साथ है। ये सुनकर आईओपी बिस्तर से उछल पड़ा। ये कैसे पता कर लिया उसने? तभी कैंग ने खुद किम का फोन पकड़कर बात की। आईओपी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें हर बात में दूसरों की बात माननी पड़ती है? तुम्हारा भी अपना काम है, और तुम इतनी दूर सफर करके यहाँ क्यों आई हो? कैंग फिर भी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर आईओपी की आंखें चौड़ी हो गईं। कैंग ने आगे कहा, ये एसबीई का डायरेक्ट ऑर्डर है, हमारे पास टाइम बर्बाद करने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब मैं आपके घर अंदर आ रही हूँ, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। ये सुनते ही आईओपी बिस्तर से भागते हुए चिल्लाया, लेकिन दौड़ते दौड़ते फिसलकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन भी डोर के पास गिर गया। वो जल्दी से उठकर कपड़े पहनने लगा ताकि कैंग कुछ ऐसा ना देख ले जो नहीं देखना चाहिए। लेकिन तभी कैंग ने दरवाजा खोल दिया और अंदर आकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। और सामने का नजारा ये कि आईओपी हड़बड़ाकर उठने की कोशिश कर रहा था, लाल चेहरा लिए। कैंग ने हल्की हंसी दबाई, धीरे से पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे रह गया आईओपी फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरेसमेंट में चिल्लाता हुआ। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और दोनों से बात करने लगा। कैंग ने काम होकर कहा, हमारे पास अब भी 15 मिनट है, क्या ये काफी है? आईओपी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, ना नहाया हूँ, ना खाया है और ना पहनने के लिए कुछ है। कैंग ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, सब रेडी है। किम ने तुरंत 2 आउटफिट्स आगे कर दिए, साफ और प्रेस किए हुए। साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविचेस भी रखे थे। आईओपी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे सैंडविचेस पसंद नहीं। कैंग बोली, ये हैम एंड चीज सैंडविच है, बिना वेजिटेबल्स, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है, और ब्रेकफास्ट के लिए एग्स भी रेडी है। ये सुनकर आईओपी चुप हो गया। कैंग ने कहा, कार में बैठते ही मैं आपको डिटेल्ड एजेंडा दूंगी। पर आईओपी ने तुनक कर कहा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एक सेक्रेटरी को वाकई इतनी परमिशन होती है कि वो मेरे घर में ऐसे घुस आए? ये मेरा पर्सनल स्पेस है, मैं चाहूं तो घर में बिना कपड़ों के भी घूम सकता हूं, जैसे पहले करता था। वो पास झुककर बोला, क्या तुम सच में ये हैंडल कर पाओगी? कैंग ने सीधा सवाल किया, क्या आप अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि मैं औरत हूं? ये सुनकर आईओपी चुप हो गया, फिर अचानक हंसी में फूट पड़ा। ये सबसे बेवकूफी भरा सवाल है, मैं ऐसी बातों से अनकंफर्टेबल नहीं होता। कैंग ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर अच्छा है सर कि आप कंफर्टेबल हैं। उसके आसपास खड़े होकर उन्होंने कहा कि डिपार्चर तक सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि शार के लिए बहुत कम टाइम है, तो उसने किम को इंस्ट्रक्शन दी कि जो हॉट टॉवल पहले से प्रिपेयर किया है वो ले आए। जैसे कि उसे पहले से अंदाजा हो, उसने ग्लव्स पहन लिए। किम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेकर रेडी खड़ा था ताकि वो उसे क्लीन करने में हेल्प कर सके। ये देखकर आईओपी चौंक गया और पूछा, ये सब क्या है? और तुम लोग ये अजीब सामान क्यों लेकर घूम रहे हो? इन्हें अभी मेरी नजरों से दूर करो। उसकी बात पर दोनों एक दूसरे को चुपचाप घूरते रहे। फिर आईओपी ने गहरी सांस लेकर कहा, रुको, मैं खुद ही 5 मिनट में नहा कर आता हूँ। उसने एक नजर कैंग पर डाली। उसके लंबे सीधे बाल, सिंपल ग्लासेस, 2 पीस सूट, बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे पहली बार उसने उसे देखा था। कमाल ये था कि उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया था, और फिर भी आईओपी को वो हमेशा इरिटेट करती थी।
उसे याद आया जब 53rd क्लास के टॉप एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस किए गए थे तो सबसे ऊपर कैंग का नाम अनाउंस हुआ और पूरे हॉल में जोरदार अपलॉज हुआ और उसके पीछे खड़ा था आईओपी सेकंड प्लेस पर। पूरी जिंदगी उसने यही एम रखा था कि टीके ग्रुप का सक्सेसर बने। हर कोई उससे उम्मीद रखता था और वो हमेशा उसे पूरा करता आया। बचपन से लोग उसे गिफ्टेड कहते थे, लेकिन ये सब उसकी मेहनत का नतीजा था। वो कभी भी फर्स्ट प्लेस से नीचे नहीं गया था, लेकिन उसी दिन वो पहली बार सेकंड प्लेस आया। लोगों ने दोनों को बेस्ट एम्प्लॉयज कहकर तालियां बजाई। फिर भी आईओपी खुश नहीं था। उसके हाथ गुस्से में इतने कसकर भींचे हुए थे कि कांप रहे थे। वर्तमान में शार के बाद उसने हेयर ड्रायर से बाल सुखाने शुरू किए। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर तैयार होकर उसने किम से प्रेज भी पा लिया। दोनों फिर से एक दूसरे को देखते रह गए। आईओपी अब भी हैरान था, सब लोगों में से वो सेक्रेटरी क्यों बनी। शर्ट पहनते हुए उसने कहा, मुझे क्लिंगी सेक्रेटरीज बिल्कुल पसंद नहीं जो हर वक्त साथ लगी रहें। थोड़ी देर चुप रहकर कैंग ने कामली जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करने की। आईओपी ने कोल्ड टून में कहा, मुझे दिखावटी काइंडनेस अच्छी तरह आती है। मैं उन लोगों को भी सह सकता हूं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं सीधा रहूंगा। मुझे मैनेजर कैंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर कैंग की आंखें चौड़ी रह गई। आईओपी ने आगे कहा, पहले दिन से जब हम एक ही ट्रेनिंग ग्रुप में थे तब से मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगी। वो थोड़ा पास झुककर बोला, तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, रिजाइन कर दो। चुप्पी का बोझ कमरे में भारी हो गया। कैंग टेंस होकर बोली, सर परमिशन है जवाब देने की? हम ऑलरेडी 7 मिनट्स लेट हो चुके हैं, हमें अभी निकलना चाहिए। आईओपी शॉक्ड रह गया। उसने अभी अभी कही मेरी सारी बातों को इग्नोर कैसे कर दिया? कैंग और किम दोनों ने कामली कहा, प्रेसिडेंट सीवान आपका इंतजार कर रहे हैं। आईओपी ने लंबी सांस ली, इरिटेशन दबाते हुए। आखिरकार उसने मान लिया और तैयार होकर बाहर निकल गया। हॉल से गुजरते हुए कैंग के दिमाग में उसके शब्द गूंज रहे थे, मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो सोच रही थी कि अजीब बात है, क्योंकि सच तो ये था कि उसे भी आईओपी कभी पसंद नहीं आया। 10 साल पहले जब वो पहली बार मिले थे, भले ही वो टीके ग्रुप का हेयर कहलाता था, उसकी नजर में वो हमेशा एक स्पॉइल्ड प्रिंस ही था। वे अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते रहे। कार के शीशे में रिफ्लेक्शन से कैंग ने उसे देखा और उसके मन में अनचाहा ख्याल आया। अपीयरेंस की बात करें तो आईओपी बिल्कुल उसी टाइप का गाय था जैसा उसे पसंद आता था। 1 हफ्ता पहले कैंग की मुलाकात टीके ग्रुप के सीईओ शांटे से हुई थी। उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर जब से उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, वो जरूर बहुत एफिशिएंट वर्कर होगी और इसी वजह से उन्होंने उम्मीद जताई कि वो उनके बॉय आईसीओ पार का अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनकर कैंग थोड़ा नर्वस हो गई। हकलाते हुए बोली, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन तभी शांटे ने बात काट दी और कहा, सुना है तुम्हारे छोटे भाई प्रॉमिसिंग एथलीट्स हैं। अगर वो तुम्हारी तरह हैं तो जरूर टैलेंटेड होंगे। टीके हमेशा टैलेंटेड एथलीट्स को सपोर्ट करता है। ये सुनकर कैंग को याद आया कि जप ने कहा था, बहुत जल्द सैंडबग तुम्हें एक ऑफर दे सकता है जो तुम्हें सूट करेगा। शांटे की आंखों की गहराई में भरी लालिमा देखकर कैंग के माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। क्या डायरेक्टर का इशारा इसी तरफ था? उसने सोचा। मीटिंग खत्म करके जब वो बाहर निकली तो उसने गहरी सांस ली। वो कॉन्वर्सेशन इतना इंटिमिडेटिंग था कि उसके हाथ कांप रहे थे। शांटे की आंखें एक बीस्ट की तरह उस पर टिकी थीं, मानो कह रही हो, बेहतर होगा तुम परफेक्ट काम करो। लेकिन कैंग ने डर को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। आखिरकार अब तक उसने मेहनत की थी और अच्छा काम भी किया था। उसके ट्विन ब्रदर्स शायद पैसों को लेकर चिंतित थे। अगर उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करने का मौका मिले तो वो अच्छा होगा। उसी वक्त उसके ब्रदर्स का कॉल आया। दूसरी तरफ से वो खुशी मनाते हुए बोले, टीके कॉर्पोरेशन ने उन्हें स्पॉन्सरशिप दी थी। कैंग ने हकलाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों के लिए। उसने सोचा, अगर वो खुश है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है, चाहे उसे इन हालातों में क्यों न काम करना पड़े। प्रेजेंट में लौटते हुए कैंग फिर सोचने लगी, आईओपी बिल्कुल मेरे टाइप का है। लेकिन उसने खुद को रोका, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आईओपी और सुआन के बीच कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। ग्रैंडसन ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, एक मोमेंटो, क्योंकि बचपन में वही चीज उसे उनसे मिली थी। मुस्कुराते हुए आईओपी ने पूछा, ग्रैंडफादर की हेल्थ कैसी है? सुआन ने जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन उनके शोल्डर्स टेंस थे। उन्हें देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, ये तो पिछली बार से बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हैं। आईओपी ने सजेशन दिया, क्यों ना हम साथ में एक ट्रिप पर चले? कैंग को लगा आईओपी काफी कंपैशनेट दिख रहे हैं, लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि उन्हें घर पर ही आराम ज्यादा मिलता है। कैंग को लगा शायद आईओपी ही अकेले इंसान हैं जो सुआन को ईज महसूस करा सकते हैं। तभी सुआन ने उसकी तरफ ध्यान दिया और गंभीर नजरों से पूछा, क्या तुम अपना काम ठीक से कर रही हो? कैंग हिचकिचाई, समझ नहीं पा रही थी कि ये इंटिमिडेटिंग नजर क्यों मिल रही है। वो बोली, आज मेरा पहला दिन है तो शायद कुछ चीजें इंप्रूव करनी होंगी। शांटे ने सहमति जताई, तुम थोड़ी देर से आई थी,
कैंग ने ट्रेम्बलिंग हैंड्स दबाते हुए वादा किया, ये गलती दोबारा नहीं होगी। आईओपी ने उसकी हालत नोटिस की और सोचा, ये तो पहले से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड मैन ने फिर कहा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। कैंग ने घबराते हुए कहा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की। आईओपी ने मन ही मन सोचा, ये इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? तभी स्वान ने कहा, वो चाहता है कि उसका स्वान ने कहा कि ग्रैंडसन को अक्सर सनबीसीएच जाना चाहिए, वहां जाकर हेलो कहना और बिजनेस की रिपोर्ट देना जरूरी है। कांग ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी, क्योंकि सुआन का अंदाज ऐसा था जैसे उसे हर बात याद रखनी होगी। सुआन ने आगे कहा कि आईओपी ही टीके कॉर्पोरेशन का दिल है और इसलिए उसे टीके का सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉई चाहिए, एक असिस्टेंट के तौर पर। इस बार आईओपी थोड़ा हकलाते हुए बोला कि इस काम के लिए मैनेजर कांग से बेहतर कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोलना शुरू किया जिससे कांग घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वो उस इंसिडेंट की बात ना निकाल दे जब वो उसके घर गई थी और फिर सेक्रेटरी बनने की बात आई थी। कांग को डर था कि पहले ही दिन कहीं उसे जॉब से निकाल ना दिया जाए। वो सचमुच पसीने में भीगने लगी थी। आईओपी ने भी ये नोटिस किया और रुक गया। उसने कहा कि वो सेक्रेटरी की तरह एक्ट कर रही है, जिस पर कांग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, सिर हिलाते हुए। उसकी आंखें लाल और आंसू से भरी हुई थी। ये एक्सप्रेशन आईओपी ने पहली बार देखा था और वो खुद भी थोड़ा घबरा गया। 3 बार बीच में रोकने के बाद सुआन ने सख्त लहजे में पूछा, प्रॉब्लम क्या है और तुम कहना क्या चाहते हो? आखिरकार आईओपी ने झिझकते हुए कहा कि वो बस अपने दादाजी को थैंक्स कहना चाहता था कि उन्होंने कांग को उसकी सेक्रेटरी बनाया। इस तरह उसने टॉपिक बदल दिया और पिछली बात को नजरअंदाज कर दिया। बाद में मीटिंग खत्म हुई तो कांग ने गहरी सांस ली। बस एक कॉन्वर्सेशन ने ही उसे पूरी तरह थका दिया था। उसे लगा शायद उसने काम में ज्यादा ही मेहनत कर ली। थकी हुई वो अपने अपार्टमेंट लौट आई। बस यही चाहती थी कि जल्दी से शावर ले और आराम करे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके क्विन ब्रदर्स दौड़कर उससे लिपट गए। वो बहुत खुश थे और शिकायत करने लगे कि वो इतनी देर से क्यों आई। वहीं उसकी रूममेट सीए ली भी थी, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बहुत थक गई हो, शायद तुमने खाना भी नहीं खाया, तो मैं कुछ बना रही हूँ। कांग अभी भी सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड और सरप्राइज थी। तभी ली ने बताया कि उसने कांग के ट्विन ब्रदर से गुड न्यूज सुनी है और इसी वजह से उन्होंने सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। सब समझकर ली ने उसे कहा कि तुम जाओ शावर लो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। उसके भाइयों ने भी हामी भरी और कहा कि वो किचन में मदद करेंगे। हलचल और हंसी ठिठोली के बीच कांग ने सोचा, आखिर इन लोगों का फायदा क्या है जब सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ता है। खैर, वो शावर लेकर निकली तो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। ली ने तब बताया कि उसका बड़ा भाई भी आने वाला है और सब लोग साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर कांग चौंक गई। तभी डोरबेल बजी और ली दौड़कर दरवाजा खोलने गई। भाई को देखकर ली बहुत खुश हुई। बोली, भैया इतने दिनों बाद मिले हो, कब लौटे कोरिया? रास्ते में ट्रैफिक तो नहीं फंसे? थोड़ी देर बाद कांग भी बाहर आई और ली के भाई से मिली। इतने दिनों बाद मिलकर दोनों मुस्कुराए। कांग ने कहा, हाय ऑन सॉन्ग, इतने समय बाद मिल रहे हो, तुमने तो बताया भी नहीं कि वापस आ रहे हो। उसने हंसते हुए कहा, लगता है तुम आज भी पहले जैसी ही हो, हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करती हो। ये कहकर उसने कांग के बालों पर हाथ फेरा। कांग थोड़ा शर्म से लाल हो गई। फिर उसने अपनी शर्ट पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें अब भी वही चाइल्डिश कैरेक्टर पसंद है। कांग की शर्ट पर बना कैरेक्टर कांडा उसका फेवरेट था, जो बच्चों के मशहूर शो वेजी रेंजर्स से था। वे लोग एक ही टाउन में पैदा हुए और बड़े हुए थे, इसलिए नेचुरली वो काफी करीब थे। क्योंकि कैंग बाकी बच्चों से जल्दी ग्रेजुएट हो गई थी, उसके पास अपनी उम्र के दोस्त नहीं थे जब उसने 17 साल की उम्र में कंट्री के बेस्ट स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन ली और हेयान उसकी यादों का हिस्सा बने रहे, जहां उन्होंने उस समय काफी वक्त साथ बिताया। हेयान उस स्कूल में उसका सीनियर था और उसने कैंग की बहुत मदद की थी, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में स्कूल में आई थी। वो हमेशा एक भरोसेमंद बड़े भाई जैसा लगा। अब सब लोग डिनर टेबल पर साथ बैठे टोस्ट कर रहे थे। ली हंसते हुए बोली कि अफसोस है कैंग को बियर का रिफ्रेशिंग टेस्ट पसंद नहीं। वो हमेशा कहती है कि वो जिंदगी के सबसे बड़े प्लेजर्स में से एक मिस कर रही है। इस बात पर कैंग हंस पड़ी, क्योंकि सच में कुछ किया नहीं जा सकता था। वो अल्कोहल संभाल ही नहीं पाती थी। फिर भी उसने कहा, ऐसे दिन पर अच्छा लगता अगर थोड़ी सी पी लेती, जिससे ली ने और ज्यादा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। आखिर ट्विंस को टीके ने स्पॉन्सर किया था और हेयान को नई जॉब मिल गई थी, तो जश्न मनाना तो बनता था। ट्विंस ने तुरंत कहा कि हेयान तो सच में अमेजिंग है कि उसे एक लॉ फर्म ने हायर कर लिया। ये वाकई में उसके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब हमेशा के लिए कोरिया में रहने वाला है। हेयान ने हाँ कहा और बताया कि अब वो यहीं सेटल होने की सोच रहा है, क्योंकि उसे टीके कॉर्पोरेशन के साथ काम करने का असाइनमेंट मिला है। फिर उसने कैंग से पूछा कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करती है। कैंग हल्के से हंसी, मैंने तो अभी बस शुरू ही किया है। ली तुरंत एक्साइटेड होकर बोल पड़ी, अरे
ये तो इसकी फर्स्ट डे थी सेक्रेटरी की तरह। कैंग का चेहरा अचानक उतर गया क्योंकि उसे वो दिन फिर से याद आ गया। फिर भी ली ने बिना रुके पूछ लिया कि उसे इन फेमस आईओपी के साथ काम करने का कैसा लग रहा है। कैंग हकलाते हुए बोली, जिससे ली और जोर से हंस पड़ी क्योंकि कैंग के चेहरे पर साफ डिस्गस्ट लिखा हुआ था। ली तो सवाल पूछते पूछते एकदम इंटरव्यू मोड में चली गई। असल में आईओपी ही था सुएंटी का पैटर्नल ग्रैंडसन, उस सीईओ का जो देश की सबसे बड़ी कंपनी टीके ग्रुप का मालिक है। बचपन से ही सबको लगता था कि वही टीके का अगला सक्सेसर होगा। ये सुनकर ली ने तुरंत ध्यान दिया और कैंग ने थोड़ा नर्वस होकर कन्फेस किया कि आईओपी उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सब लोग एक साथ चौंक कर बोले, क्यों? कैंग ने समझाया कि वो दोनों कंपनी में एक ही दिन से शुरू हुए थे और शुरुआत से ही उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं थी। आईओपी ने तो पहले दिन ट्रेनिंग के दौरान ही कह दिया था कि उसे कैंग पसंद नहीं, और कैंग भी उसे बेवकूफ समझती थी। दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन मजबूरी में साथ काम करना पड़ रहा था। ये एक अनकंफर्टेबल सा रिश्ता था। हेयान ने सांस छोड़ते हुए कहा, सच में जब किसी से बिल्कुल ना बने फिर भी पूरा टाइम साथ बिताना पड़े तो बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा। लेकिन कैंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन कंपनी के इंसेंटिव्स के लिए ये सब झेलना पड़ता है। हेयान ने उसके शोल्डर्स में तनाव देखते हुए नरमी से कहा, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन हेल्थ हमेशा पहले आती है। मेरी नजर में तुम हमेशा बहुत हार्ड काम करती हो। कैंग ने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया। वो बस इतना काम कर रही थी कि ह्योंग को चिंता ना हो। वो उसके लिए बहुत ज्यादा काइंड था। काश उसका बॉस भी आधा ही अच्छा इंसान होता तो शायद वो आज इतनी डिजास्टरस सिचुएशन में ना होती। ये कहते ही अचानक उसके फोन पर कई सारे मैसेजेस आए। क्लाइंट मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और 7 बजे तक मेरे अपार्टमेंट में लेकर आओ। ये पढ़ते ही कैंग अंदर से इरिटेशन से टेंस हो गई। फिर से वही ड्रामा। सच में उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगले दिन कैंग ने फिर से अपने परफेक्ट सेक्रेटरी वाले परफॉर्मेंस में वापसी की। सुबह सुबह जब उसने ईसॉप को स्माइल करके ग्रीट किया तो उसने कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा, तुम 30 मिनट्स लेट आई हो। ये साफ साफ प्रोवोक करने वाला टोन था। कैंग ने कामली जवाब दिया, मैं टाइम पर ही पहुंची थी लेकिन फ्रंट डोर का पासवर्ड चेंज कर दिया गया था। उसकी बात सुनकर वो इनोसेंट सा लुक देने लगा, जैसे कुछ पता ही ना हो। कैंग ने समझाया कि उसने स्केड्यूल एडजस्ट कर दिया है ताकि काम पर कोई फर्क ना पड़े। अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि क्लियरली ये सब ईसॉप की चाल थी ताकि उसे लेट दिखा सके। लेकिन उसने कुछ और ना कहकर इग्नोर कर दिया और बोला, जब भी मैं रेडी हो जाऊं तुम मुझे आज का स्केड्यूल रिपोर्ट कर देना। फिर कैजुअली मुड़ते हुए कह दिया, अभी तो मैं बस उठा हूं, थोड़ी थकान है। कैंग ने कामली जवाब दिया, मैंने यही सोचकर आपका नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया है। लेकिन ईसॉप ने उसे देखकर हल्की सी ग्रिमिस दी और हाथ उठाकर बोला, मुझे सिर्फ कैनियन बीन से बनी हुई कॉफी पसंद है, वो भी एक स्पेसिफिक वेल बैलेंस तरीके से। ये कॉफी फेंक दो। उसने बिना एफर्ट देखे ऑर्डर दिया, वो कॉर्नर में डस्टबिन है, वहां फेंक दो। कैंग अंदर ही अंदर इरिटेट हो गई, लेकिन फिर भी उसने सॉफ्टली पूछा, आज की मीटिंग का क्या प्लान रहेगा? ईसॉप ने एक लंबा यौन लिया और बोला, मुझे थोड़ी और रेस्ट चाहिए। कैंग ने उसे रिमाइंड किया, डायरेक्टर ते आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन ईसॉप को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कंप्लेन करते हुए कहा, इतनी सुबह उठकर वहां क्यों जाना है? मीटिंग कैंसिल कर दो। कैंग के हाथ लिटरली कांपने लगे गुस्से से। उसने सोचा, सिर्फ 2 दिन हुए हैं इस जॉब में और मेरे पूरे 10 साल के करियर में पेशेंस की असली परीक्षा पहली बार हो रही है। लेकिन फिर भी उसने कामली सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। बाद में जब दोनों ईसॉप के ऑफिस पहुंचे तो कैंग ने रिपोर्ट दी, टीके इलेक्ट्रॉनिक्स की ओनरशिप स्टैब्लिश होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन टीके कॉर्पोरेशन का रीऑर्गेनाइजेशन प्लान स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा है। अगले स्टेप्स होंगे लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और रिजॉर्ट, उसके बाद टीके फैशन। ईसॉप ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने टीके फैशन को आखिर में क्यों रखा? ये तो सबसे बड़ा हेडेक है। टीके फैशन दरअसल टीके ग्रुप की फाउंडेशन थी, लेकिन सालों से पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ये पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। ये याद करके ईसॉप ने गुस्से में सवाल किया, आखिर मुझे ही ये बिजनेस क्यों डील करना पड़ रहा है? सेल्स गिर रही हैं, लोग तो इसे बेचने की बात भी कर रहे हैं। इसे जल्दी ठीक करना नामुमकिन है। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने सालों तक मेहनत की और अब जेएस सबको सारे प्रॉफिटेबल डिविजन्स मिल गए हैं, जबकि मेरे हिस्से में सिर्फ ये प्रॉब्लमैटिक लेफ्ट ओवर्स आए हैं। सच कहूं तो मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बस सब छोड़ देना चाहता हूं। कैंग के लिए ये क्लियरली बैड न्यूज थी। उसे साफ दिख रहा था कि ईसॉप को काम में कोई मोटिवेशन नहीं बची थी। उसे देखकर कैंग के दिमाग में सवाल घूमने लगा, मैं आखिर ऐसे इंसान के साथ कैसे काम करूं? वो डिटर्मिन्ड और पैशनेट ईसॉप कहाँ गया जिसे मैंने ट्रेनिंग के दौरान देखा था? हर चीज के फोरफ्रंट पर रहते हुए भले ही वो हमेशा प्रोटैगनिस्ट को एक बड़ा जर्क ही क्यों न लगता था, उस वक्त कम से कम ऐसा लगता था कि वो हेयर कहलाने लायक तो है।
कम से कम बाहर से देखने पर उसे ऐसे ही महसूस होता था, हमेशा बिजी, अपनी गोल्स और फ्यूचर के लिए मेहनत करता हुआ। अब प्रोटैगनिस्ट चुपचाप बैठी थी और आयुब को देख रही थी। उसकी चुप्पी ने उसे पूछने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? वो झट से बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे याद था कि एक सेक्रेटरी के तौर पर उसे हमेशा अपनी कंपोजर बनाए रखनी है। तभी आयु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जरूर पहले ऐसा लगा होगा। पहले तुम एक राइजिंग सीनियर मैनेजर थी और अब तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ रहा है, जो कहीं जा ही नहीं रहा है। वो घबराकर बोली, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आपके साथ काम करना मेरे लिए ऑनर है। उसकी बातें सुनकर आयुब अचानक खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कैंग खामोश खड़ी रही जब तक कि उसने उसके होठों की ओर देखते हुए नहीं कहा, तुम्हारे होंठ सूखे हुए लग रहे हैं। कम से कम झूठ बोलने से पहले इन्हें मॉइस्ट करने का तरीका तो ढूंढ लो। ये सुनते ही कैंग का दिल धड़क उठा। वो हल्का सा शर्मा गई और अपने होठों को छूने लगी। उस अचानक की नजदीकी और उसके शब्दों ने उसे हिला दिया था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं सच में यहाँ ठीक रह पाऊंगी? 10 साल पहले 53rd क्लास के नए एम्प्लॉइज को गर्मजोशी से टीके फैमिली में वेलकम किया गया था। सब तालियां बजा रहे थे और अनाउंसर बोल रहा था। उस वक्त आयुब ने देखा कि उसके पास खड़ी वो लड़की ही है, वो लड़की जिसने उसे पीछे छोड़कर बेस्ट न्यू एम्प्लॉय का खिताब जीता था। ये जानने के बाद उसके दादाजी ने आयुब से कहा था, उस पर नजर रखना, देखना कि वो वाकई भरोसे लायक है या फिर सिर्फ अपनी स्मार्टनेस में खोई हुई है। दादाजी ने भले ये कहा हो, लेकिन वर्कशॉप में बिताए गए वक्त में आयुब कभी ज्यादा देर तक कैंग के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वर्कशॉप के कॉरिडोर्स में लोग हमेशा आयुब के बारे में बातें करते, क्या वो कोई मॉडल है? वो तो हेयर है जिसके पास सब कुछ है। जब भी आयुब उन्हें सुनता बस मुस्कुरा देता और लड़कियां बस उसकी एक मुस्कान से खिल उठती। उसका ध्यान पाकर वो खुश हो जाती, लेकिन उसके सामने ज्यादा देर तक देख भी नहीं पाती और झट से शर्माकर दूर हो जाती। लेकिन सच तो ये था कि उसे इस तरह का ध्यान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये सब बस एक ह्यूज अनॉयंस लगता था। फिर एक दिन आयुब ने कैंग को देखा, जो चलते हुए किताब पढ़ रही थी। वो चुप रहा, लेकिन जैसे ही कैंग ने उसे देखा, उसने हल्की सी मुस्कान दी। ये देखकर आयुब थोड़ा चौंक गया, क्योंकि कैंग ने नजरें नहीं चुराई, बल्कि उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना हिचकिचाए। लेकिन वो रुका भी नहीं, न भागी, बस अपने स्वाभाविक अंदाज में आगे बढ़ गई। पता नहीं क्यों आयुब को उस पल में अजीब सा बुरा लगा था, और सालों बाद भी उसे वो लम्हा याद था। आज जब वो अपने ऑफिस में थोड़ी देर की झपकी लेकर उठा तो सोचने लगा कि ये कैसा सपना था। तभी बाहर से आवाज आई, हम अंदर आ रहे हैं। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, लेकिन उसके रोकने से पहले ही कैंग चेयरफुल अंदाज में अंदर चली आई, हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जिनकी उसकी अप्रूवल चाहिए थी। उसकी ये आदत उसे हमेशा इरिटेट करती थी कि वो बिना परमिशन के ही अंदर आ जाती है। फिर भी उसने उसे देखना बंद नहीं किया। कैंग को देखते हुए आयोपी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे वर्कशॉप के दिनों की वो यादें आ गईं जब उसने उसे पहली बार देखा था। कैंग ने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उसे लगा शायद वो सो रहा होगा, इसलिए वो ज्यादा देर बाहर इंतजार नहीं कर पाई। उसने कई पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स उसके डेस्क पर रख दिए। ये सब करंट रिजॉर्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स थी। पहले तो आयोपी ने कहा कि ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन फिर उसने गौर किया कि कैंग ने हर डेटा को परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया था। सब कुछ इतना क्लियर और इजी टू रीड था कि आयोपी खुद इंप्रेस हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने पेपर्स वापस डेस्क पर पटक दिए और हल्की नाराजगी से कहा, स्टॉप ओवर डूइंग इट। जितना हार्ड काम करना चाहो करो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तुम्हारे बिना भी चल सकती है। कैंग ने तुरंत काम होकर जवाब दिया, नहीं सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईओपी टीके कॉर्पोरेशन का एसेंशियल हिस्सा है। हर एम्प्लॉय जानता है कि पिछले 10 सालों में आपने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है। आपके साथ काम करना सच में मेरे लिए ऑनर है। उसकी बातें सुनकर आईओपी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर नजरें हटाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम जा सकती हो, रिपोर्ट में बाद में देख लूंगा। कैंग ने सिर हिलाया और जाते जाते कहा कि अगर उन्हें और कुछ चाहिए तो वो बता दे। फिर वो ऑफिस से निकल गई। थोड़ी देर बाद जुब हंसते हुए अंदर आया और बोला, फाइनली इतने समय बाद तुम्हारा चेहरा देखने का मौका मिला, लेकिन हुआ क्या? तुमने तो कहा था तुम काम नहीं करोगे। एग्जीक्यूटिव्स भी खुश थे कि वो वापस आ गया है और कह रहे थे कि वो ग्रेट जॉब कर रहा है, लेकिन आईओपी ने कामली जवाब दिया, ये मेरा काम नहीं था, ये कैंग का काम था। जुब हंस पड़ा और बोला, मैं जानता था वो तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पर बेस्ट चॉइस थी। आईओपी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और तुमने उसे यहां ट्रांसफर कैसे किया? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए कि कैंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी बनने लायक नहीं है। जुनो फिर हंस पड़ा और बोला, क्या सच में तुम्हें कुछ पता नहीं? कम से कम पिछले कुछ दिनों में एडवर्टाइजिंग मैनेजर मोचू से बात तो कर लेते। वैसे कैंग के ट्विन ब्रदर्स मुआन और नैन, जो यूनिवर्सिटी के आइस स्केटिंग एथलीट्स हैं, उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली है। ये सुनकर आईओपी थोड़ा सस्पिशियस हो गया,
क्योंकि उनके ग्रेड्स देखकर तो ऐसा लगता नहीं था कि वो क्वालिफाई करते। जुनों ने समझाया, ये स्पॉन्सरशिप उनके पोटेंशियल पर मिली है। आईओपी चुप हो गया, फिर धीरे से पूछा, तो क्या ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कैंग यहाँ मेरी सेक्रेटरी बनी रहे? जुप ने जवाब दिया, किसी ने तुम्हें अब्रॉड जाकर काम छोड़ने को तो नहीं कहा। तुम्हारी एब्सेंस को हैंडल करने के लिए किसी केपेबल इंसान की जरूरत थी, और कैंग जैसी टैलेंटेड लड़की से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था? उसके पेरेंट्स का छोटा सा मकाकू रेस्टोरेंट है, ऊपर से ट्विंस की एथलेटिक ट्रेनिंग। उनके लिए फाइनेंस मैनेज करना आसान नहीं है। अगर ये ऑफर सबैक से आया है तो कैंग के पास रिफ्यूज करने का ऑप्शन नहीं रहा होगा। ये सुनकर आईओपी को इरिटेशन सी हुई, लेकिन जुप ने तुरंत कहा, देखो, कैंग इस समय तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर एक्सीलेंट काम कर रही है, तो उसे यहीं रहने दो। अब तो तुम्हें उसका बैकग्राउंड भी पता है, तो प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? आईओपी ने थोड़ी देर सोचा, क्या सच में उसे कैंग को लेकर इतनी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी? धीरे धीरे उसने डिनाई कर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसी पल उसने अपना हाथ छुआ। उसे याद आया कि कैंग ने उसी तरह उसकी बांह पकड़ी थी। उसकी पकड़ में डेस्परेशन थी और आंखों में प्लीडिंग नजरें थी। वही मंजर आईओपी के मन में गूंज गया। शायद उसी वजह से उसे थोड़ी असहजता हुई थी, या कम से कम वो खुद को बस यही समझाना चाहता था। एक और दिन आईओपी अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। खिड़की से आती धूप उसके ऊपर पड़ रही थी। वो चुपचाप अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था, बिना किसी कमिटमेंट या आराम से सोफे पर बैठे हुए ही वो कॉफी एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक हॉलवे में किसी के तेज और भारी कदमों की आवाज आई। कदमों की घबराहट और जल्दी सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। घबराकर उसने पीछे देखा तो पसीना पसीना हो गया, क्योंकि उसी वक्त कैंग ने अचानक दरवाजा खोला और जोर से बोली, आएगा पारा, खाना एंजॉय किया आपने? उसके इस अचानक सवाल के वो इतना डर गया कि दिल पकड़ते हुए जोर से चिल्ला उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बस कैंग की तरफ घूरता रह गया। तभी कैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो आफ्टरनून स्केड्यूल का समरी शुरू करेगी। उसकी इस अचानक सीरियसनेस ने आइंगप को पूरी तरह चौंका दिया। वो बिना रुके बोलने लगी और कुछ ही देर में आइंगप परेशान होकर किम से शिकायत करने लगा, ये क्या है? हर दिन लगता है जैसे मैं सस्पेंस मूवी में जी रहा हूँ। उसकी हील्स की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाए तो लगता है जैसे दिल धड़कना बंद कर देगा। मुझे डर लगता है उसकी हील्स की आवाज से। बस अप्रूव कराने आती हैं और मेरी हालत खराब हो जाती है। वो आगे बोला, ये सेक्रेटरी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, एक पल भी नहीं। मैं उसका बॉस हूं, लेकिन फिर भी उससे डरता रहता हूं। किम हल्की हंसी के साथ बोला कि यही तो मैनेजर कैंग का स्टाइल है, हमेशा पैशन और डिटर्मिनेशन से भरी हुई। आइंग अपनी गहरी सांस ली और सोचा कि शायद किम की कार ही एक जगह है जहां वो सच में आराम कर सकता है। लेकिन तभी कार में कॉल आने लगी। कॉल करने वाली मैनेजर कैंग थी। किम खुश होकर बोला, सर देखिए, मैनेजर कैंग का कॉल है। यह सुनते ही आइंग चौंक गया और घबराकर बोला, आंसर मत करना। लेकिन किम ने फिर भी कॉल उठा ली। आइंग ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे मत बताना कि मैं यहीं हूं। लेकिन कैंग ने सब साफ साफ सुन लिया। उसे पहले से ही पता था कि आज आइंगप के पास बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था। वो धीरे से बोला कि नहीं, वो बिजी है। कैंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ठीक है, मैं ऑफिस में आपका इंतजार करूंगी। हालांकि अक्सर कैंग ली से शिकायत करती थी कि आइंगप कितना रूड है। वो हमेशा तय समय से बहुत देर बाद ही निकलता। कैंग सोचती, क्या वो बच्चा है? ली उसे दिलासा देता कि उसकी जॉब में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उस शाम उनके अपार्टमेंट पर हियान मिलने आ गया। वो सीधे काम से आया था क्योंकि उसे सबकी बहुत याद आ रही थी। ली ने मजाक में कहा, तुम्हें तो बस कैंग की माँ का खाना खींच कर लाया ना? हियान हंस पड़ा और बोला, हाँ सही पकड़ा। ये सुनकर कैंग ने जल्दी जल्दी अपनी माँ द्वारा बनाए कई डिब्बे उसके लिए पैक कर दिए, जबकि हियान ने कहा कि उसे बस थोड़ा सा ही चाहिए क्रेविंग मिटाने के लिए। कैंग ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, माँ ने बहुत बना लिया है, मेरे लिए भी एक्स्ट्रा है, तुम आराम से खाओ। फिर सब बातें करने लगे कि हाल ही में सब कितने बिजी हो गए हैं, यहाँ तक कि हियान भी। लेकिन कैंग शायद सबसे ज्यादा। बातों बातों में हियान ने कैजुअली कहा, सुना है ली कल ब्लाइंड डेट पे जा रही है। ये सुनकर ली हैरान रह गई और तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता? हियान ने हंसते हुए बताया कि डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल जे से मेरी मुलाकात हो गई थी। हम दोनों सेम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। ली और भी चौंक गई। हियान ने समझाया, उस डायरेक्टर ने मुझे 3 दिन पहले ही मैसेज किया था इस बारे में। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने ठंडे तरीके से जवाब दिया। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। घबराकर ली ने कहा, मैंने क्या गलत किया? उसने और कुछ कहा? तो हियान ने जवाब दिया, नहीं, उसने बस इतना पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने रिप्लाई किया कि उसे होटल एम का फ्रेंच रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया और ये भी बोला कि वो बहुत स्टाइलिश और क्यूट थी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसके दिल में हल्की सी टेंशन सी महसूस हुई। तभी ली ने जल्दी जल्दी हंसते हुए अपने भाई को घर से प्रैक्टिकली धक्का दे दिया और बोली कि अब वो लोग सोने जा रहे हैं। उसका भाई कुछ समझ ही नहीं पाया। हाइयान ने हंसकर अग्री किया और प्रोटैगनिस्ट से कहा कि उसकी माँ को थैंक्स जरूर बोलना। ली ने तुरंत दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने हैरानी से पूछा, अभी हमने क्या कर दिया?
तो ली ने नर्वस हंसी के साथ कहा, सब ठीक होगा, जबकि दोनों के दिल में ये बात साफ थी कि बिल्कुल भी सब ठीक नहीं होने वाला। असल में 3 दिन पहले ली ने कैंग से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी जगह एक ब्लाइंड डेट पर चली जाए। डेट भी कोई रैंडम जगह नहीं, बल्कि होटल एम का वही फ्रेंच रेस्टोरेंट था जो कैंग जानती थी कि उसकी फ्रेंड की सबसे फेवरेट जगह है। कैंग ने हकलाते हुए कहा, हाँ एटमॉस्फेयर तो अच्छा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मूड बिल्कुल ऑफ था। उसने उल्टा सवाल किया, भला ब्लाइंड डेट पर एटमॉस्फेयर से किसे फर्क पड़ता है? लेकिन ली ने अपने फ्रेंड से हाथ जोड़कर मदद मांगी। उसने कहा कि ये उसके लिए आखिरी कॉन्सर्ट था अपने फेवरेट बॉयज का, जो आर्मी में एनलिस्ट होने वाले थे। अगर वो ये कॉन्सर्ट मिस कर देती तो फिर कभी मौका नहीं मिलता, और वो जानती थी टिकट्स कितनी मुश्किल से मिली थी। ली ने वादा किया कि अगर कैंग उसकी जगह चली गई तो उसकी माँ फ्यूचर में ऐसी और ब्लाइंड डेट्स अरेंज नहीं करेगी। उसने ये भी डील रखी कि बदले में वो 1 महीने तक कैंग के लिए कुकिंग और क्लीनिंग कर देगी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। बहुत देर तक रिक्वेस्ट्स और बेगिंग सुनने के बाद आखिर कैंग मान ही गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेट बस 1 घंटे की थी। इस तरह ली, जो एक फैशन एडिटर थी और 8 साल का एक्सपीरियंस रखती थी, की जगह जाने वाली थी कैंग, जिसे फैशन का जरा भी सेंस नहीं था और जो हमेशा सस्ते रीयूज्ड कपड़े पहनती थी। कैंग को भी पता था कि ली बनने का नाटक करना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन ली ने उसे भरोसा दिलाया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद फैशन एक्सपर्ट है और कुछ ही मिनटों में विजुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। उसने वादा किया कि वो कैंग को परफेक्ट ली बना देगी, या फिर कह लो एक बिल्कुल न्यू कैंग में ट्रांसफॉर्म कर देगी। समय बीता और आखिर डिनर का दिन आ गया डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल जे के साथ। ली एक्साइटमेंट से झूम रही थी क्योंकि अब उसे अपने फेवरेट आइडल्स लाइव कॉन्सर्ट में देखने मिलने वाले थे। उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो रेडी हो डेट के लिए, एटलीस्ट मेंटली? कैंग ने नर्वस होकर धीरे से सिर हिला दिया। ली और ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने तुरंत अपनी फ्रेंड की विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी। उसने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोली कि आज उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट भी बुलाया है जो उसका मेकअप करेगा। ली को हमेशा ब्यूटी गुरुज इमिटेट करने में मजा आता था, तो वो फन मूड में एक्टिंग करती रही। उसने प्रोडक्ट्स दिखाते हुए हंसकर पूछा, रेडी हो मेकओवर के लिए? और प्राउडली दिखाया ऑर्गेनिक इमल्शन सेंसिटिव स्किन के लिए सूदिंग रेडिएंट इल्यूमिनेटिंग टोनर विद स्नेल एसेंस। सबसे पहले स्किन केयर से शुरुआत हुई। उसने कैंग के चेहरे को सॉफ्टली टच किया और उसकी नेचुरल स्किन की तारीफ की, जबकि प्रोटैगनिस्ट को तो ये सब समझ भी नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जब ली ने उसका मेकअप, हेयर और बाकी सब रेडी कर दिया और कैंग ने मिरर में खुद को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो वही है। खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। ली ने हंसकर कहा, अभी से शॉक्ड हो रही हो? ये तो बस शुरुआत है, असली फाइनल वर्जन तो अभी बाकी है, यानी तुम्हारा आउटफिट। उधर होटल एन में किम ने कैजुअली कहा कि काफी वक्त हो गया था उसे किसी पर्सनल एंगेजमेंट पर ड्राइव किए हुए, स्पेशली अपने एलिमेंट्री स्कूल फ्रेंड से मिलने। उसने ऐड किया, मजेदार होगा, क्योंकि आईओपी ने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। दोस्तों के साथ मिलने के बाद किम ने उसे ड्रॉप किया और मुस्कुराते हुए कहा कि वो इवेंट अच्छे से एंजॉय करे। आईओपी ने भी शुक्रिया कहा कि उसने वीकेंड पर उसे ड्राइव करके छोड़ दिया। इसके बाद आईओपी धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ा, तभी उसे मैसेज आया कि उसे लाउंज बार में आना है। वो रास्ता ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा। उधर कैंग बिल्कुल कंफ्यूज थी, क्योंकि उसने कभी ऐसे क्लासी जगहों पर कदम भी नहीं रखा था। जगह ढूंढने में उसे देर हो गई। दोनों अपनी अपनी अलग राह पर बढ़ रहे थे और ज्यादा देर नहीं हुई कि कैंग की मुलाकात हॉस्पिटल डायरेक्टर जे के बेटे जोंग यू से हो गई। जोंग मुस्कुराया, क्योंकि उसने सुना था कि वो बहुत क्यूट है, तो उसने सोचा था शायद छोटी सी और सिंपल होगी, लेकिन सामने देखकर हैरान रह गया। वो तो लंबी और बेहद खूबसूरत निकली। उसकी तारीफ सुनकर प्रोटैगनिस्ट थोड़ी शाय सी मुस्कुराई और सॉफ्टली थैंक्स कहा। उसने ये भी अग्री किया कि रेस्टोरेंट का खाना वाकई अच्छा है, लेकिन उसके अंदर इतनी नर्वसनेस थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि खाना मुंह में जा रहा है या कहीं और। कांटे से खाना ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे याद आया कि ली ने कहा था बस 1 घंटा बैठना है, और अब तो सिर्फ 10 मिनट और सहना था। तभी जोंग ने पूछा कि क्या वो होटल के टॉप फ्लोर वाले लाउंज बार चल सकती है। वहां का सू नाइट कॉकटेल बहुत फेमस था। लोग कहते हैं टेस्ट भी कमाल का है और ऊपर से सिटी की नाइट लाइट्स देखने का मजा ही अलग है। प्रोटैगनिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ मुंह ढकते हुए माफी मांगी और कहा कि टेम्पटिंग तो है, लेकिन अगले दिन उसे काम पर जाना है। आखिरकार डेट खत्म हुई और वो बाहर निकलते ही गहरी सांस लेकर हल्का फील करने लगी। मेकअप उसे बड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि वो यूजुअली मेकअप नहीं करती थी और कॉन्टैक्ट लेंसेज ने तो आंखें सुखा डाली थी। उसने वहीं जाकर लेंसेज निकालकर ट्रैश में फेंक दिए। फिर उसे याद आया कि ली ने कहा था होटल एम में पूरी रात के लिए बुकिंग की हुई थी, ताकि स्टे एंजॉय किया जा सके। साथ ही फ्री कॉकटेल भी इंक्लूडेड था, बिना किसी रिफंड के। लेकिन कैंग अब भी वरिड थी, क्योंकि अगले दिन उसे काम पर जाना था। अंदर से थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट में थी, पर होटल पहुंचकर उसने ठहर कर उस जगह को एडमायर किया।
उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले कई महीनों से बस काम ही किया है और शायद आगे पता नहीं कब ऐसा मौका मिले। वो सोच रही थी क्योंकि आज उसने स्पेशल तरीके से तैयार भी तो इसी दिन के लिए हुआ था। कम से कम इस रात को तो अपने लिए एंजॉय कर सकती थी कैंग के तौर पर। उधर आईओपी अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ बैठकर वाइन सिप करता हुआ अलग अलग टॉपिक्स पर बातें कर रहा था। तभी एक दोस्त ने अचानक पूछ लिया कि अभी तक उसका कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। आईओपी थोड़ा चौंक गया क्योंकि ये बात इतने अचानक उठा ली थी। दोस्त हंसकर बोला, अब अगर आज नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? बता, क्या तू लाइफ भर सिंगल ही रहने वाला है? ये सुनकर आईओपी कुछ पलों के लिए फ्रीज सा हो गया। बाकियों ने भी चुटकी ली कि शायद उसके पास शादी के लिए कोई पार्टनर है ही नहीं। किसी ने मजाक में कहा, हो सकता है किसी प्रोफेसर की बेटी से ही शादी कर ले। आईओपी ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि सब उसके पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? दुनिया में शोरली इससे भी इंटरेस्टिंग बातें होंगी बजाय एक 30s के आदमी की जीरो डेटिंग एक्सपीरियंस वाली बोरिंग लाइफ के। उसकी बात पर सब हंस पड़े और फन मूड में टोस्ट उठाते हुए उसे शुभकामनाएं दी कि जल्दी गर्लफ्रेंड मिले। आईओपी थोड़ा शर्मिंदा सा मुस्कुराया, लेकिन सब शैंपेन खोलकर टोस्ट कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड है उसकी शादी की बात को लेकर। वो बस चुपचाप अपना ड्रिंक सिप करने लगा। तभी अचानक हॉलवे में फुटस्टेप सुनाई दी, कुछ इतनी फेमिलियर कि उसके शरीर में हल्की सी सरसराहट दौड़ गई। उसने ऊपर देखा तो कैंग सामने से गुजर रही थी। उसकी चाल, उसके कदम, उसने तुरंत पहचान लिया कि वो कैंग ही है। वो सीधा उसके सामने से निकल गई, लेकिन आईओपी का दिमाग घूम गया क्योंकि कैंग को इस जगह पर देखना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद हल्यूसिनेशन है, लेकिन उसका दिल साफ बता रहा था कि ये वही है। उसी पल उसने जल्दी से अपना फोन उठाते हुए उसने सोचा कि उसे एक मैसेज भेजना चाहिए। उसने जल्दी से कुछ टेक्स्ट्स लिखे। ये देखकर कैंग ने अपना फोन उठाया और मैसेजेस पढ़ लिए। ये देखकर आईओपी फिर से हैरान रह गया क्योंकि सचमुच वही उसके सामने थी। कुछ दिन पहले ही उसे याद आया कि उसने किम से के खराब फोन चार्म के बारे में शिकायत की थी। वो बेवकूफ अनियन जैसा कैरेक्टर वाला चार्म, सच में इतनी अजीब टेस्ट शायद सिर्फ उसी की हो सकती थी। और अब के ने मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया, ये कहते हुए कि वो अगले दिन उसके अपार्टमेंट आएगी। जैसे ही कैंग ने फोन टच किया, आईओपी को तुरंत रिप्लाई मिल गया, जिससे उसका पसीना छूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने बैठी इतनी खूबसूरत औरत वही के है। उधर उसके दोस्तों ने नोटिस कर लिया कि वो किसी को घूर रहा है। उन्होंने इशारा करके उस औरत को दिखाया जो सच में मॉडल जैसी लग रही थी। सब हंसने लगे और चिढ़ाने लगे कि ये तो लव एट फर्स्ट साइट लग रहा है। आईओपी ने गुस्से में कहा कि चुप रहो, वो तो बस किसी जानी पहचानी जैसी लग रही है। उधर कैंग बैठकर मेन्यू देखने लगी। उसे याद आया कि जोंग ने बताया था कि ये बार अपने कॉकटेल्स के लिए मशहूर है। उसे आइडिया अच्छा लगा और उसने सोचा कि क्यों ना एक ड्रिंक ट्राई कर लूं। आखिर वो होटल में ही ठहरी हुई थी तो थोड़ा एंजॉय किया जा सकता था। उसने कॉकटेल मंगवाया और म्यूजिक सुनते हुए विंडो से बाहर सिटी लाइट्स को देखते देखते हल्की मुस्कान के साथ खुद को काफी अच्छा महसूस किया। तभी अचानक जोंग फिर से आ गया। थोड़ा नर्वस होकर हंसते हुए बोला कि वो बस एक ड्रिंक लेने गया था और सोचा उसे फिर से देख ले। जोंग की बातें सुनकर प्रोटैगनिस्ट और भी नर्वस हो गई क्योंकि उसने पहले ही एक ड्रिंक ऑर्डर कर लिया था और ज्यादा पीना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन जोंग उसके टेबल पर बैठ गया और बातचीत शुरू कर दी। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी पीकर निकल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन उसकी परेशानी ये थी कि जोंग नॉन स्टॉप बातें करता जा रहा था। वो इतना एक्साइटेड था क्योंकि उसने पूरी रात तैयारी की थी सिर्फ ली के साथ बाहर जाने के लिए। उसे ये पता ही नहीं था कि के इतनी स्ट्रॉन्ग कॉकटेल्स को संभाल नहीं पा रही थी। तभी जोंग को ह्योन का कॉल आ गया। वो बाहर जाकर हंसते हुए बोला कि वो अभी ली के साथ है। ह्योन अपने बहन के लिए चिंतित लग रहा था और ऊपर से उसने ये भी कहा कि वो होटल आ रहा है। ये सुनकर कैंग घबरा गई। उसे समझ आ गया कि ह्योन के आने से पहले ही उसे निकलना होगा, वरना सच सामने आ जाएगा। जियन वापस आया और माफी मांगते हुए बोला कि कॉल उठाना थोड़ा रूड था। फिर उसने कैंग को देखा और कहा कि चलो बची हुई ड्रिंक आराम से सिप करते हैं और बात करते हैं। कैंग ने सोचा अगर ये आखिरी ड्रिंक है तो इसे जल्दी खत्म करना ही सही रहेगा। उसकी स्पीड देखकर जियन हंस पड़ा और बोला कि वो सच में काफी अच्छी ड्रिंकर है। कैंग शुरू में तो कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे अल्कोहल का असर उस पर दिखने लगा। उसकी नजरें धुंधली होने लगी और सब कुछ हिलता सा महसूस हो रहा था। जोंग ने देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि कैंग हल्का सा चक्कर महसूस कर रही थी। वो उठी और बोली कि अब उसे जाना है, लेकिन जोंग ने कहा कि ह्योन रास्ते में है और वो चाहे तो उसका इंतजार कर सकती है। कैंग बस जल्दी से अपने रूम पहुंचना चाहती थी, मगर बुरा ये था कि जोंग बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि वो बैठ जाए। ये देखकर आईओपी पास आया और सीधे सवाल किया कि जोंग आखिर किसी को जबरदस्ती रोक क्यों रहा है। ये सुनकर जोंग पसीने पसीने हो गया और हकलाते हुए बोला कि आईओपी गलत समझ रहा है। कैंग ने उसकी आवाज सुनी तो उसे थोड़ी जानी पहचानी लगी, लेकिन चेहरे को वो पहचान नहीं पाई क्योंकि वो बहुत नशे में थी और ठीक से देख नहीं पा रही थी।
आईओपी ने कहा कि वो पास ही बैठा सब देख रहा था और साफ दिख रहा था कि केंग वहां जबरदस्ती नहीं रहना चाह रही थी, फिर भी जोंग उसे ड्रिंक करवा रहा था। उसने पूछा कि जोंग की असली इंटेंशन क्या है। जोंग ने डिफेंड करते हुए कहा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और उसने अपना कार्ड दिखाने की कोशिश की। तभी किंग लड़खड़ाकर आईओपी के सीने पर गिर गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अगली सुबह जब आईओपी उठा तो वो बेड में था और उसे बस इतना याद था कि पिछली रात किंग से मुलाकात हुई थी। वो बाथरूम गया, चेहरा धोया और खुद से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। किंग की नजदीकी सोचकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से नजरें फेर ली। उसने अपनी जैकेट उतारी और किंग को ओढ़ा दी, ध्यान रखा कि उसकी स्किन ढकी रहे। किंग अभी भी कंफ्यूज्ड थी और अचानक अपना ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट ढूंढने लगी। आईओपी को लगा कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। किंग ने माफी मांगी और डॉग ढूंढने लगी। आईओपी के मन में आया कि जोंग ने कितना पिला दिया था उसे। जोंग ने हकलाते हुए सफाई दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस वो एक डेट विद अ व्यू टू अ फ्यूचर मैरिज पर थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड दिखाया और कहा कि वो कोई सस्पिशियस आदमी नहीं है। ये सुनकर आईओपी को और हैरानी हुई कि किंग सच में डेट पर थी। जोंग ने आईओपी पर गुस्सा किया कि वो बीच में दखल क्यों दे रहा है। इस पर आईओपी ने पलटकर पूछा कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले। आईओपी ने खुद को किंग का कॉलीग बताया और जोंग का कार्ड मसल दिया। किंग ने घबराकर कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन गलती से जैकेट गिरा दी। आईओपी झुका उसे उठाने और किंग भी झुक गई, जिससे उसकी बॉडी थोड़ा ज्यादा एक्सपोज हो गई। ये देख आईओपी का चेहरा और लाल हो गया। उसने जल्दी से उसे जैकेट में लपेटा और गुस्से में बोला कि ठीक से ढक लो। वो झुंझलाया कि किंग ने इतना क्यों पिया कि अब उसे खुद का भी ध्यान नहीं है। तभी जैंग ने पूछा कि असल में किंग कौन है और आईओपी किस कॉलीग की बात कर रहा है। अचानक हियोन वहां आ गया और बोला कि किंग उसकी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट है। जोंग ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया और ऑकवर्ड होकर वहां से चला गया। सब हियोन के हवाले कर दिया। आईओपी के मन में सवाल उठा कि ये आदमी कौन है जो अचानक प्रकट हो गया। हियोन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ झुककर माफी मांगी और बताया कि वो टीके कॉर्पोरेशन का लीगल कंसल्टेंट है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आईओपी से इस तरह मुलाकात होगी। किंग ने जब ऊपर देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाई, फिर एकदम से फ्रीज हो गई। सोच में पड़ गई कि हियोन आखिर यहाँ कर क्या रहा है। उसे याद आया कि अगर पकड़ी गई तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो पहले से ही रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। ये सोचकर नायिका भरभरा गई और जल्दी से आईओपी के पीछे छिप गई, उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह से पकड़ने पर आईओपी का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी हो क्या रहा है। के की घबराहट साफ दिख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार थी। तभी हायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कैंग ज्यादा ड्रंक है और अब से वो उसका ख्याल रखेगा और उसे घर ले जाएगा। लेकिन आईओपी ने बीच में टोकते हुए कहा कि वो मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसे ऐसे किसी अजनबी को नहीं सौंप सकता। उसने सीधा सवाल किया कि उनका आपस का रिश्ता क्या है। हायन ने शांत अंदाज में जवाब दिया कि वो बचपन से उसके बहुत करीबी दोस्त है, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उसने कैंग को पास खींचते हुए वादा किया कि वो ली को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा और सब ठीक रहेगा। उसने कैंग को याद दिलाया कि उसे पता है कि उसे इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ये सुनकर कैंग हंस दी और बोली कि उसने बस 3 कॉकटेल्स और उसके बाद शैंपेन ली थी। ये सुनकर आईओपी एकदम चुप रह गया, क्योंकि उसने उसे कभी ऐसे हंसते या इतने बेफिक्र एक्सप्रेशन के साथ नहीं देखा था। फिर से हायन ने आईओपी से माफी मांगी और कहा कि अगली बार वो खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर देगा। इतना कहकर उसने नायिका से जैकेट उतारकर आईओपी को लौटाने की कोशिश की, लेकिन आईओपी ने फिर रोक दिया और इस बार खुद जैकेट के बटन लगाकर कैंग को पूरी तरह से ढक दिया। कैंग बस चुपचाप उसे देखती रही। आईओपी ने कहा कि उसे कल वापस ऑफिस आ जाना चाहिए, लेकिन कैंग ने कुछ नहीं कहा। तभी हायन ने उसका कंधा पकड़कर आईओपी को शुक्रिया कहा कि उसने कैंग का ख्याल रखा। फिर उसने उसे पास खींचा ताकि वो उसे लेकर जा सके। ये देखकर आईओपी के मन में एक अनचाही जलन सी उठी। लेकिन तभी के ने जिद करते हुए कहा कि वो घर नहीं जाएगी, आज की रात उसे और मजे करने हैं। हायन हल्का सा हंसते हुए बोला कि ठीक है, फिर वो उसे उसके रूम तक छोड़ देगा। ये सुनकर आईओपी हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हायन उसे होटल तक ले जाएगा। आईओपी ने तुरंत हायन का हाथ पकड़कर सवाल किया कि वो एक ड्रंक लड़की को होटल के कमरे में क्यों ले जा रहा है। ये काफी अजीब लग रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद हायन ने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद उसे लेकर जाना बेहतर होगा? वैसे भी तुम दोनों डेटिंग तो नहीं कर रहे हो कि तुम उसे इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हो। अगली सुबह जब आईओपी नींद से उठा तो उसे लगा कि कल रात बार में कैंग से मुलाकात कोई सपना थी या हकीकत। वो जाकर चेहरा धोया, लेकिन अब भी सोच रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। उसे बस इतना याद था कि हायन, जो उसका बचपन का दोस्त था, कैंग को होटल के कमरे तक छोड़कर आया था और जाते जाते उसने मुस्कुराते हुए आईओपी से कहा था कि वो बस दिखावा कर रहा है, असल में तो वो खुद ही हिपोक्रिटिकल है।
कपड़े बदलते हुए आईओपी ने खुद को समझाया कि ये सब उसका मामला नहीं है और उसे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उसने काम पर जाने की तैयारी की और फिर कार में किम के साथ बैठा। तभी कैंग आई। उसने मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। आईओपी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से जवाब दिया। के को ऐसे मुस्कुराते देख आईओपी को लगा कि शायद उसकी रात अच्छी बीती थी। हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी हैंगओवर नहीं था और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देख रही थी। मगर आईओपी खुद उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहता था। ये उसे इरिटेट कर रहा था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ऑफिस पहुंचने के बाद वक्त बीतता गया और दोपहर का समय आ गया। तब के खाने की रिपोर्ट देने उसके कमरे में आई। आईओपी ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया कि उसे भूख नहीं है और चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहा कि सभी आफ्टरनून मीटिंग्स कैंसिल कर दो क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। के ने सिर हिलाकर हामी भरी और बाहर निकल गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि किसी तरह उसे आईओपी की जैकेट वापस करनी है। पर ये सोचते ही उसे शर्म आने लगी, जैसे वो सच में अपना दिमाग खो रही हो, खासकर पिछली रात जो कुछ भी उसने किया था उसके बाद। चेहरा लाल पड़ते हुए उसने सोचा कि क्या उसे प्रिटेंड करना चाहिए कि उसे कुछ याद ही नहीं, या फिर सीधे फेस करके माफी मांग ले। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था कि उसका बॉस उसे देखना ही नहीं चाहता। ये बात वाजिब भी थी और थोड़ी परेशान करने वाली भी, जिससे वो और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। दोनों के बीच जो डिस्टेंस बन गया था उसने माहौल को और टेंस कर दिया। थोड़ी देर बाद आईओपी किम की कार में बैठा और उससे बस थोड़ी देर ड्राइव पर ले जाने को कहा। खिड़की से सिर टिकाकर उसने लंबी सांस ली। किम ने कहा कि वो उसे रिवर की तरफ ले जाएगा, फ्रेश एयर लेने से अच्छा लगेगा। ये सुनकर आईओपी ने चौंकते हुए पूछा, क्या मैं इतना बीमार लग रहा हूं? जिस पर किम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम हमेशा तभी फोन करते हो जब दिमाग में कुछ चलता रहता है, इसीलिए मैं सोच रहा था कहाँ ले जाऊं ताकि तुम रिलैक्स कर सको। ये सुनकर आईओपी रुक गया और उसे एहसास हुआ कि मैनेजर कितनी जल्दी सब समझ लेता है। फिर किम ने बताया कि ये बात असल में के ने उसे कही थी, जब भी दिमाग भारी हो तो रैन रिवर के किनारे रनिंग से अच्छा कुछ नहीं। ये सुनकर आईओपी सचमुच हैरान रह गया कि कैंग रन करती है। किम ने कंफर्म किया कि कैंग को एक्सरसाइज करने में मजा आता है। वो हर बार बाहर निकलकर 10 किलोमीटर रन करती है। इतना ही नहीं, अपनी बिजी शेड्यूल के बावजूद वो वर्कआउट के लिए टाइम निकाल लेती है। ये सुनकर आईओपी अंदर से इम्प्रेस्ड हो गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा लाल हो रहा है और वो झल्लाकर चिल्लाया, ड्राइव थोड़ा शांत करो, तुम बहुत बोले हो। किम तुरंत हंसते हुए माफी मांग गया। शाम को आईओपी ने घर पर फैमिली डिनर ज्वाइन किया, जिससे उसकी छोटी बहन सुजिन हैरान रह गई। आईओपी ने मजाक में कहा, तेरे बात करने के अंदाज से तो लगता है जैसे मैं ही हमेशा गायब रहता हूं। फिर उसने जुप से पूछा कि वो सैक में क्या कर रहा था। जुप ने बताया कि वो और वुकांग एंगेज्ड हैं और इसीलिए वो प्रेसिडेंट आय से कुछ बात करने आया है। ये सुनकर सुजिन खुशी से चौंक गई और जोर से बोली, वाओ, ये तो अमेजिंग न्यूज है। उसने जुनूब की तारीफ की और कहा कि मैगजीन कवर्स पर उनका आना बहुत रोमांटिक था। लेकिन आईओपी के लिए ये सब बस क्लीशे रोमांटिक नॉनसेंस लगा। सुनकर सुजिन ने आह भरी और कहा कि उसे अपने भाई के लिए बुरा लगता है, क्योंकि आईओपी ने पूरी जिंदगी बस काम ही किया है और कभी किसी से डेट तक नहीं किया। ये सुनकर आईओपी टेंस हो गया और उसे घूरते हुए बोला, क्या तू मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रही है? सुजिन हंसते हुए बोली, अरे नहीं, मैं तो बस तेरी चिंता कर रही थी। आईओपी झुंझलाकर फ्रेश एयर लेने बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते बोला कि उसे जुप से बाहर गार्डन में बात करनी है। गार्डन में पहुंचकर जुप ने बियर खोली और बोला, आज रात काफी गर्म है। ये देख आईओपी दंग रह गया, क्योंकि जुप ने बियर लगभग एक ही गल्प में पी ली, यहां तक कि थोड़ी उसके गर्दन पर भी गिर गई। आईओपी ने मन ही मन सोचा कि जुप सच में बेवकूफ है, गला तो जरूर जल गया होगा। फिर जुप ने हंसते हुए कहा कि सुजिन ने बताया था औरतों को ये स्टाइल सेक्सी लगता है। ये सुनकर आईओपी यकीन नहीं कर पाया। खैर, उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि उसे मैनेजर के बारे में उससे कुछ डिस्कस करना है। आईओपी चाहता था कि जुप उसे तुरंत उसकी टीम में वापस ले ले। ये सुनकर जुप मुस्कुराया और साफ इनकार कर दिया। आईओपी हैरान रह गया, क्योंकि जुप ने ये तक नहीं पूछा कि क्यों। जुप ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टाफ हायर किए हैं और कैंग वैसे भी इनक्रेडिबल काम करती है, तो उसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। आईओपी ने नजरें फेरते हुए कहा, तुझे पता होना चाहिए कि कैंग सिर्फ एक सेक्रेटरी बनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इस पर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही तो उसे परफेक्ट बनाता है। लेकिन फिर उसने गंभीर होकर पूछा कि कहीं आईओपी उससे कैंग से जुड़ा कुछ और तो नहीं छुपा रहा है। ये सुनकर आईओपी चुप हो गया। अगली सुबह सुजिन तेजी से अपने भाई के कमरे में घुसी, जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बुलाया और उसके सामने न्यूज दिखा दी। उसमें आईओपी और कैंग की तस्वीरें थी, जिनसे ऐसा लग रहा था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराई और मजाक में पूछा, ये सब क्या चल रहा है? लेकिन आईओपी को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी सुजिन ने कहा कि उसे एक अननोन औरत के साथ देख लिया गया है, जो हमेशा पब्लिक की नजरों से दूर रहता था। अब अचानक एक होटल बार में किसी ऐसी औरत के साथ दिख गया जो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं थी। सुजिन ने शरारती हंसी के साथ अपने भाई को और भी घेरा और जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया।
आयुपी कुछ कह ही पाता कि उससे पहले सूजन ने अंदाजा लगाया कि वो औरत मैनेजर कैंग ही है। ये सुनते ही आयुपी का चेहरा लाल हो गया और उसने घबराकर पूछा कि उसे कैसे पता चला। सूजन जोर से हंस पड़ी और बोली कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, बस यूं ही गैस मार दिया और सीधा सही निकल गया। फिर उसने चौंकते हुए कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने भाई को किसी लड़की को बाहों में लिए देखेगी। उसे तो लोग छूना तक पसंद नहीं था, और अब ये सब हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उसने मजाक में कहा कि शायद ये एक ऑफिस रोमांस की शुरुआत है। आयुपी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सूजन ने उसे छेड़ते हुए याद दिलाया कि उसे भी थोड़ी रोमांस की जरूरत है। इसीलिए उसने दबाव डालकर पूछा कि क्या उसे किसी में इंटरेस्ट है। उसने कहा कि भाई को भी किसी को डेट करना चाहिए, फ्लर्ट करना चाहिए और थोड़ा मस्ती भरी जिंदगी जीनी चाहिए। जब आयुपी लगातार इनकार करता रहा, सूजन ने अंदाजा लगाया कि शायद वो सीरियसली अरेंज्ड मैरिज के बारे में सोच रहा है। वही मैरिज जिसकी उनके पेरेंट्स बार बार बात करते थे, जिससे टीके और चोए फैमिलीज के बीच हार्मनी आएगी और उसे राइटफुल हेयर बना देगी। सूजन ने छेड़ते हुए पूछा कि क्या यही वजह है कि उसने आज तक किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया। इस पर आयुपी गुस्से में चिल्लाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा शांत होते हुए बोला कि उसे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो किसी से भी रिलेशनशिप बना लेगा। चेहरा लाल होते हुए उसने हकलाते हुए कहा कि वो तो बस उसी लड़की को डेट करेगा जिससे उसे पहली नजर में सच्चा प्यार हो। ये सुनकर सूजन और भी जोर से हंसने लगी और बोली कि उसका भाई दुनिया का सबसे सेंसिटिव आदमी है, एकदम प्योर दिल वाला, चाहे वो छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। दोनों भाई बहन काफी देर तक इसी बात पर बहस करते रहे। आखिर में सूजन ने आंख मालते हुए कहा कि भाई के रोमांस के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जाते जाते हमेशा की तरह अपनी अलाउंस के लिए थैंक यू बोल दिया। उसके जाने के बाद आयुपी अकेला रह गया, अब भी अपनी बहन की छेड़छाड़ से शर्म से लाल। अगले दिन कैंग ने आयुपी से उस पर्सनल लाइफ वाली परेशानी के लिए माफी मांगी। उसकी ज्यादा फॉर्मल बातों से आयुपी थोड़ा असहज हो गया और ऑकवर्ड होकर बोला कि इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं है, ये उसकी खुद की गलती थी कि उसने उसके पर्सनल मैटर में दखल दिया। लेकिन कैंग ने तुरंत कहा कि सेक्रेटरी होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी थी कि ऐसी बेकार, झूठी और कावर्डली चीज को रोके, और इसीलिए वो खुद को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल मानती है। उसने साफ कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेटस पर कोई दाग न लगे। ये कहकर उसने कई बार झुककर माफी मांगी। आयुपी ने उसे समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। फिर उसने बात बदलते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ होने वाली मीटिंग की तरफ ध्यान दिलाया और खुद तैयार होने लगा, जबकि कैंग कार तैयार करने चली गई। लिफ्ट से नीचे जाते हुए आयुपी ने सोचा कि क्या वाकई इस मामले में इतनी बार माफी मांगने की जरूरत थी। अंदर से उसे लग रहा था कि कैंग के लिए ये सब बस काम का हिस्सा है, जैसे कि ये भी उसी की जॉब की ड्यूटी हो। वो तो बस सेक्रेटरी का काम कर रही थी। लेकिन तब आयुपी को खुद से सवाल आया कि वो आखिर उससे उम्मीद क्या कर रहा था। जैसे ही दोनों लिफ्ट से बाहर निकले, अचानक सामने फोटोग्राफर्स की भीड़ टूट पड़ी। कैमरों की फ्लैश उन पर लगातार चमकने लगी। अचानक हुए इस अटेंशन से आयुपी के कदम जम गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा। घबराहट, बेचैनी और डिस्कम्फर्ट उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कैंग ने यह तुरंत नोटिस किया और झटके से उसके कंधे पकड़ लिए जब उसने देखा कि आयुपी लड़खड़ा रहा है और अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा अचानक चिंता से भर गया जब उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है और वो हांफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, एक पैनिक अटैक के बीच जिसमें उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। ये देखकर वो भी टेंस हो गई। ऐसे वक्त पर यह सब होना ही था। तभी अचानक किम कार लेकर तेजी से उनकी तरफ आया और जोर से चिल्लाया कि जल्दी अंदर बैठो। दोनों फौरन गाड़ी में बैठ गए और कार इमारत से दूर तेजी से निकल गई। कैंग अब भी आईसीयूआप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, बार बार पूछ रही थी कि वो ठीक है या नहीं, मगर उसे तो ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। उसने उसे कहा कि कम से कम कोशिश तो करो, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई कि आईसीयूआप उसकी बाहों में ही बेहोश हो गया, पसीने से तरबतर। बेहोशी में भी आईसीयूआप को अपने बचपन की बातें याद आने लगी, जिस दिन टीके उसके हाथों सौंपा गया था और पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक गई थी। तभी से कैमरों की चमक उसकी आंखों का पीछा कर रही थी। हर दिन उसकी तस्वीरें ली जाती, बिना किसी प्राइवेसी के, बिना अपनी जिंदगी जीने की कोई जगह। उसे हमेशा आदेश मिलता, हमेशा कंट्रोल में रहना है, कभी भी गार्ड डाउन मत करना है। वो टीके का चेहरा था, कंपनी का फ्यूचर, और यही ब्राइट लाइट्स बचपन से ही उसके लिए डर और बेचैनी की वजह बन गई थी। और इस बार भी कोई फर्क नहीं था। बेहोशी में भी उसे बार बार कोई उसका नाम पुकारता सुनाई दे रहा था, और आखिरकार वो चौंक कर होश में आया। धीरे धीरे उठकर बैठा, उसने गहरी सांस छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो फेंट होकर हॉस्पिटल पहुंच गया है। उसे लगा था कि अब वो बेहतर है, लेकिन असल में वो अब भी स्ट्रगल कर रहा था।
उसे कैंग की वो डरी हुई और परेशान शक्लें याद आ गईं। उसने देखा कैंग पास वाली काउच पर सो रही थी, शायद पूरी रात वहीं बैठी रही होगी। यकीनन वो भी थक गई होगी। थोड़ी देर बाद कैंग की आंख खुली और उसने उसे उठते हुए देखा तो घबरा गई। फौरन उसके पास आकर बोली कि अभी उठना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए, मगर उसने इंसिस्ट किया कि वो ठीक है। आईसीओप ने उससे कहा कि आप घर चली जाओ, तुम भी बहुत टायर्ड होगी, मगर उसने मना कर दिया। बोली ये सब मेरी गलती है, मैंने आपकी हेल्थ का ठीक से ख्याल नहीं रखा, अब मैं जाऊंगी नहीं। आपने इतने दिन मील स्किप किए हैं, तो जब तक आप ठीक से खा नहीं लेते मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर आईसॉप थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसे बच्चे की तरह डांट रहा हो, मगर कैंग को परवाह नहीं थी। वो उठकर उसके लिए खाना लाने चली गई। भले ही वो जानती थी कि खाना शायद उसकी पसंद का नहीं होगा, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि सब खाना पड़ेगा। आईसीओप ने मुंह बनाया लेकिन फिर भी खा लिया। उसने बताया कि उसने इंश्योर किया है कि जो कुछ भी आज हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इस पर उसने धीरे से उसे थैंक यू कहा। उसी वक्त उसे किसी का पेट ग्रोल करते सुनाई दिया। आईसीओप हल्का सा हंस पड़ा और कैंग शर्म से लाल हो गए। उसने मजाक में कहा, जाओ अपने लिए भी डिनर ले आओ, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम भी कुछ खाकर वापस नहीं आती। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। आईसीओप ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था तुम रोबोट हो, लेकिन तुम्हारे बिखरे बाल और ऐसे खाते हुए देखकर लगता है कि तुम्हारा भी ह्यूमन साइड है। कैंग हंसते हुए बोली कि वो इसे ठीक कर लेगी। आईसीओप ने तुरंत समझाया कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी शेयर करना शुरू किया। बोला, पहली बार मैं फेंट हुआ था जब मैं 20 साल का था। पापा हमेशा बहुत डिमांडिंग थे, बचपन से ही कहते थे तुम्हें परफेक्ट और कंपोज्ड रहना है हर वक्त। रिपोर्टर हमेशा पीछे पड़े रहते थे कोई ना कोई चीज निकालने के लिए। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं कॉशियस रहूं, और मैं रहता भी था, लेकिन उसकी वजह से मैं हमेशा एंग्जाइटी में जीता रहा। कभी ये रिस्क नहीं लिया कि मेरी कोई गलती टीके की इमेज को खराब कर। रिपोर्टर्स हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, बस किसी छोटी सी गलती का इंतजार करते और कैमरों की चमकदार फ्लैशेस से उसे हर तरफ से घेर लेते। एक वक्त तो उसे लगा कि शायद वो इन फ्लैशेस का आदी हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन फैमिली फोटो सेशन के दौरान अचानक एक फ्लैश सीधा उसकी आंखों के सामने पड़ी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये कहानी सुनाने के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कैंग की तरफ देखा और मजाक में कहा कि अब उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। ईसॉप को थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई कि उसने इतनी बातें कर डाली, इसलिए उसने कैंग से कहा कि वो खाना खाती रहे। ये सुनकर कैंग चुप हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ईसॉप ने उसे कहीं ज्यादा मुश्किलें झेली थी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद कैंग ने कहा कि वो सुबह 8 बजे वापस आ जाएगी कॉन्फ्रेंस कॉल की तैयारी के लिए। ये सुनकर ईसॉप ने घड़ी देखी और बोला कि अभी तो काफी देर हो चुकी है और अगले दिन इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं लगेगा। कैंग ने समझाया कि स्केड्यूल तो पहले ही बदल दिया गया था, इसलिए अब दोबारा बदलना मुश्किल होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाने से पहले ईसॉप ने कहा कि मीटिंग में बस कुछ ही घंटे ही बचे हैं, तो कैंग यहीं सो जाए। खुद उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। कैंग थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोले, ईसॉप ने इशारा किया कि अब उसे जाना चाहिए। कैंग के जाते वक्त ईसॉप अब भी लाल हो रहा था और अपना सिर पकड़कर सोच रहा था कि कहीं फेंट होते वक्त उसने सिर पर चोट तो नहीं खाई।